हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नेपोलियन बोनापार्ट के सुधार। तो आपके चैप्टर, आपके सिलेबस में ये टॉपिक आता है और इस सुधार में बहुत सारे सुधार आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आज जो हम सुधार पढ़ने जा रहे हैं वो सुधार है नेपोलियन बोनापार्ट के नेपोलियन संहिता। तो उसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे कि नेपोलियन संहिता क्या है। आपके में शॉर्ट में भी नेपोलियन संहिता आ सकती है और लॉन्ग में भी नेपोलियन संहिता आ सकती है। ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये नेपोलियन बोनापार्ट का एक पिक्चर है और कुछ इस तरीके से ही नेपोलियन बोनापार्ट दिखते थे। आपको मालूम है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के पहले सेनापति के तौर पर रहे, फिर कौंसिल के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई। 3 कौंसिल में से एक कौंसिल ये खुद बने और वहाँ पर जो भ्रष्ट राजशाही थी उसमें इनका विद्रोह जो हुआ 1789 की क्रांति में, इनका बड़ा योगदान रहा। और इन्होंने धीरे धीरे वहाँ पर आतंकी शासन का जब अंत हुआ तो फिर ये जो है कौंसिल के सदस्य बने। आपको बता चुके हैं इसके बारे में कि 3 कौंसिल नियुक्त हुए थे, इसमें एक कौंसिल ये बने और इनको सेनापति के तौर पर विभिन्न अभियानों पर भी भेजा गया डायरेक्टरी के द्वारा। डायरेक्टरी का शासन जब फ्रांस में चला और डायरेक्टरी के शासनकाल में ये सेनापति के पद पर थे फ्रांस में, और इसके बाद ये कौंसिल के रूप में हुए और बाद में फिर ये सम्राट बन गए फ्रांस के। तो हम लोग देखते हैं, ये आप पूरा एक विस्तृत मैप देख रहे हैं, पूरा फ्रांस का नेपोलियन के समय का है। ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है। एक नक्शा आप अपने दिमाग में इसको कैद कर लीजिएगा। और ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागरीय जो आपका मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर है ये। और ये फ्रांस है, इसी की कहानी हम के इर्द गिर्द चल रहे हैं। ये आपका पूरा ये आपका इटली है और ये आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, आयरलैंड ये पूरा है। और ये आपके ऑस्ट्रिया है और प्रशा, ये ऊपर वाला हिस्सा प्रशा है। और यही मिलकर के बाद में क्या कहलाएगा आपका ये जर्मनी कहलाएगा बाद में। अभी ये जर्मनी नहीं कहला रहा है, ये प्रशा और ऑस्ट्रिया कहलाता है। ये ऑटोमन एम्पायर है और इसी के रास्ते भारत के साथ व्यापार होता था। ब्रिटेन अपना व्यापार करता था। ये रशियन एम्पायर है और ये रशियन एम्पायर पूरा यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। तो यूरेशिया में ये फैला हुआ है, यानी यूरोप और एशिया दोनों जगह पर ये इस्टेब्लिश है। और जो एशिया की तरफ का यूरोप है वहीं पर ज़्यादातर आबादी आज के समय में रहती है, क्योंकि जो यूरोप का जो एरिया है उसमें ही ज़्यादातर आबादी रहती है, क्योंकि एशिया की तरफ का जो आपका रशिया है वो साइबेरिया का क्षेत्र है, बहुत ठंडा एरिया है। तो जो है ये आप यहाँ से जो देखेंगे ये मिस्र का नीचे एरिया चला जाएगा, क्योंकि ये आपको ये एरिया ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ये लुई 16वां होगा ये युद्ध करेगा और युद्ध में ये ब्रिटेन का आपने पढ़ी ली है महाद्वीपीय व्यवस्था, तो ये ब्रिटेन पर आर्थिक नाकेबंदी करता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की इसको कोशिश करता है। और अभी भी जब आप ये इसके प्रारंभिक जीवन और कौंसिल तक जाने का और सेनापति का सफ़र देखेंगे उसमें भी आपको ये ब्रिटेन का और ये मिस्र का आपको अभियान इसमें देखने को मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये मैप आपके दिमाग पर चलना चाहिए। तो आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का, ये जानना ज़रूरी है। बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? 15 अगस्त, याद रख लीजिए डेट, हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन को। इसका जन्म 1769। अजासियो ये एक फ्रांस का एक द्वीप है। मतलब द्वीप क्या होता है? द्वीप वो एरिया होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है और बीच में
आपका ज़मीन होती है। तो इस तरीके से फ्रांस का ये, मैं आपको वापस दिखाती हूँ। ये यहाँ कहीं ये समुद्र के पास ये कहीं कोई एरिया है, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। तो अजासियो नाम की जगह पर कोर्सिका द्वीप पड़ता है और उसको फ्रांस ने कब्जा कर लिया और वो फ्रांस के हिस्से में आ गया ये द्वीप। तो वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। पिताजी इनके वकील थे पेशे से और कार्लो बोनापार्ट उनका नाम था। लेजिटिया रामेलिनो इनकी माता का नाम था। ये चार भाई और 3 बहनें थी, यानी परिवार में कुल 8 संतानें थी, जिसमें ये दूसरे नंबर पर ये आते थे, सेकंड नंबर के थे। और कोर्सिका द्वीप जो था वो फ्रांस ने उस पर कब्जा कर लिया था, जिससे बाद में नेपोलियन के परिवार को फ्रांसीसी नागरिकता मिल गई थी, क्योंकि फ्रांस ने उसको अधिकार कर लिया उस द्वीप पर, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो वो फिर द्वीप फ्रांस के हिस्से में आ गया था। पारिवारिक शिक्षा अगर हम बात करें तो पारिवारिक शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी? पारिवारिक शिक्षा वहीं जहाँ इनका जन्म हुआ था, कोर्सिका द्वीप में, वहीं इन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन इनको फ्रांसीसी भाषा सीखने में इनको मुश्किल आई थी। और महत्वपूर्ण तिथि 1799 में फ्रांस की सैन्य अकादमी में प्रवेश लिया था। सैन्य अकादमी क्या होती है? सैन्य अकादमी का मतलब है कि जहाँ पर इनको सेना की ट्रेनिंग मिलती है ना, जहाँ सेना की लोगों को ट्रेनिंग मिलती है वो, या सेना से संबंधित जानकारी दी जाती है, पढ़ाई होती है, उसको सैन्य अकादमी कहते हैं। वहाँ 1799 में इन्होंने प्रवेश लिया था। सैन्य शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण के बारे में, या आपने बचपन देख लिया इनका, कितने भाई बहन थे, पिताजी कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था। अब हम देखते हैं कि इनकी शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण कैसे हुआ था। तो 1779 में ये ब्रियन ले चैटो सैन्य अकादमी में 9 साल की उम्र में इन्होंने प्रवेश ले लिया था, यानी बहुत छोटी उम्र में ही इनको सेना के स्कूल में एक तरीके से कहें इनको एडमिशन इनका हो गया था। और इतिहास और गणित जैसे विषयों में इनका दिलचस्पी थी। अच्छा, इन्होंने अपना उसमें प्रेजेंटेशन अच्छा दिया था, इनको रुझान था इसमें। लेकिन ये फ्रांसीसी भाषा इनको थोड़ा सा दिक्कत दे रही थी। 1784 में पेरिस फ्रांस की राजधानी थी, वहाँ की एक सैन्य अकादमी में इनको प्रवेश मिलता है। और 1785 में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तोप खाने में विशेषज्ञता। देखिए, सेना में आप बहुत से पद संभाल सकते हैं, बहुत सी जानकारी आप एकत्र कर सकते हैं। हो सकता है कोई बंदूक चलाने की जानकारी लेता हो, कोई हो सकता है गोलाबारी की जानकारी लेता हो। इनके पास जो प्रशिक्षण था वो तोप खाने, यानी तोप चलाना और तोप खाने का रखरखाव कैसे किया जाएगा, उसकी विशेषज्ञता थी, यानी उसमें ये स्पेशलाइजेशन थी, जिसमें ये माहिर थे। स्नातक 58 छात्रों में से ये 42वें स्थान पर थे तोप खाने को संभालने में, यानी तोप खाने को संभालने में न कहें, हम तोप खाने की विशेषज्ञता में कहें, स्पेशलाइजेशन में ये 58 छात्र थे और 58 में इनका स्थान 42वां था। 1785 में फ्रांसीसी सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में, यानी इनको अच्छा एक पोस्ट मिल गई थी सेना में, लेफ्टिनेंट पोस्ट इनको मिल गई थी। तो विशेष योग्यता पढ़ाई में इनकी क्या क्या थी? गणित में थी, इतिहास में थी, राजनीति में थी, और तोप खाने का, सैनिक के तौर पर कहें तो तोप खाने का इनको अच्छी नॉलेज थी। इनका प्रारंभिक सैन्य करियर कैसा रहा, यानी कि ये जब ये सेनापति के डायरेक्टरी के शासन काल में जब ये सेनापति के तौर पर थे, तो इनका कैरियर था जो वो कैसा था। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है और इन्होंने क्रांति का समर्थन किया और अपने आदर्शों को कोर्सिका में फैलाने का प्रयास किया। अर्थात ये जो लोगों ने राजा और रानी के विरुद्ध विद्रोह किया और राजशाही और चर्च के विरुद्ध विरोध किया, उसमें इन्होंने लोगों का साथ दिया। और चूंकि ये कोर्सिका द्वीप के रहने वाले थे, तो इन्होंने ये काम किया कि अपना जो द्वीप था जहाँ ये पैदा हुए थे, वहाँ पर इन्होंने इस क्रांति को फैलाने का काम किया। क्रांति को फैलाने का काम किया मतलब लोगों को जागरूक किया कि राजशाही के खिलाफ और चर्च के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए। आप ही टैक्स क्यों देते रहेंगे, यानी थर्ड स्टेट ही टैक्स क्यों देता रहेगा।
टूलान की घेराबंदी 1793, ये 1789 में फ्रांस की क्रांति में इन्होंने सहयोग किया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टूलान की घेराबंदी। टूलान कहाँ है? टूलान फ्रांस में ही है। और इसमें इनको जो जब ये सेनापति के रूप में थे, टूलान की घेराबंदी, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी सैन्य जीवन की ये पहली बड़ी सफलता थी। उन्होंने यूरोप की राजनीति और युद्ध नीति में इनको टूलान ने एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो चुका था और गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। इस क्रांति से यूरोप की राजशाही शक्तियां डर गई थी, यानी राजशाही शक्तियां मतलब राजा और राजाओं के समर्थक की जो शक्तियां थी वो डर गई थी, क्योंकि लोग जगह जगह विद्रोह कर रहे थे उनके खिलाफ। और उन्होंने फ्रांस के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया, यानी कि जो भी यूरोप की राजशाही शक्तियां, अकेले फ्रांस नहीं, जहाँ जहाँ जिस जिस देश में राजशाही थी वो सब फ्रांस के खिलाफ आ गई थी। वो ब्रिटेन आ गया था, क्योंकि ब्रिटेन में भी राजशाही थी। और भी जो देश थे, आप प्रशा कह सकते हैं, ऑस्ट्रिया कह सकते हैं, इटली कह सकते हैं, ये सारे देश फ्रांस के खिलाफ आ गए थे, क्योंकि फ्रांस में राजशाही के खिलाफ विद्रोह हुआ था। तो इन देशों को लग रहा था कि हमारे यहाँ भी राजशाही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ भी ये लोग, हमारी जनता विद्रोह कर दे। तो फ्रांस के भीतर भी क्रांतिकारी सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़क रहे थे। इन सब में सबसे जो बड़ा विद्रोह था वो टूलान का विद्रोह था। टूलान एक बंदरगाह का नाम था, ये फ्रांस में ही स्थित था। और भूमध्य सागर, हमने आपको मैप दिखाया था, नीचे मेडिटेरियन सी था, तो वो एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा भी था, यानी कि वहाँ पर नौसेना का अपना एक कमांडिंग सेंटर था। वहाँ से सेना के जहाज़ आते थे जाते थे, तो एक बड़ा टूलान एक महत्वपूर्ण जगह थी फ्रांस की। और टूलान के जो लोग थे वो राजशाही के समर्थक थे। तो यहाँ फ्रांस में क्या चल रहा था? फ्रांस में राजशाही के खिलाफ पूरे फ्रांस में विद्रोह प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन टूलान के जो लोग थे वो राजशाही के ही समर्थक थे। तो इन लोगों ने शहर को ब्रिटिश नौसेना और स्पेन के बेड़े को सौंप दिया था। यानी जो ये शहर था, ये टूलान, इसको किसको सौंप दिया था? ये ब्रिटेन को सौंप दिया था। यहाँ के लोगों ने कहा था कि नहीं, हम राजशाही का ही समर्थन करेंगे, हम किसी और का समर्थन नहीं करेंगे, तो आप हमारे यहाँ संभाल लीजिए ये व्यवस्था को। टूलान के लोगों ने अपने ही देश के जो है व्यवस्था को ब्रिटिश को सौंप दिया था। तो अब नेपोलियन बोनापार्ट को ये जिम्मेदारी दी गई कि टूलान की घेराबंदी कीजिए और टूलान को किसी तरीके से आप संभालिए। तो 1793 में फ्रांस की सेना ने, जिसका सेनापति नेपोलियन को बनाया गया था, उसने फिर से टूलान को कब्जाने के लिए घेराबंदी मतलब चारों तरफ से टूलान को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन जो फ्रांस की सेना थी वह अनुभवहीन थी, उसको ज़्यादा युद्ध करने का अनुभव नहीं था। तो इस जो पूरा संभालना का काम था, इसमें नेपोलियन का बड़ा एक रोल था, क्योंकि वो तोप खाने का कमांडर था। तो लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा नेतृत्व करना नहीं आता था, ये उसका पहला ही अभियान था। तो उससे पहले उसने कोई ऐसा अभियान नहीं किया था, कोई ऐसा किसी को ऐसा किया नहीं था कि वो इतने बड़े संघर्ष पे कभी गया हो। तो ये उसके लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। तो नेपोलियन उस समय मात्र 24 साल का था और तोपखाने का अधिकारी था। उसको कमान सौंपी गई कि आप टूलान की घेराबंदी कीजिए। और उसने योजना बनाई कि अगर किलों को जीत लिया जाए टूलान के, तो जो विदेशी बेड़ा है, यानी ब्रिटेन का और स्पेन का यहाँ पे ठहरा हुआ है टूलान में, वो छोड़ के चला जाएगा। तो धीरे धीरे नेपोलियन ने तोपों की तैनाती वहाँ पर टूलान में शुरू की और दुश्मनों पर लगातार गोलाबारी शुरू कर दी। और 17 दिसंबर को फ्रांसीसी सैनिकों ने नेपोलियन की रणनीति के अनुसार किले पर हमला कर दिया और वहाँ के किले को कब्जे में ले लिया। और जब ये सब हो गया, किले पे कब्जा हो गया, तो फिर वहाँ पर ब्रिटिश और स्पेनिश नौसेनाएं टूलान की पकड़ को सुरक्षित नहीं रख सकी, यानी उनकी पकड़ से बाहर हो गया टूलान और उनको बंदरगाह खाली करना पड़ गया। तो इस प्रकार 1793 को टूलान पूरी तरीके से क्रांतिकारी सेना के कब्जे में आ गया। क्रांतिकारी सेना मतलब जो फ्रांस में क्रांति कर रही थी, यानी राजशाही के विरुद्ध जो सेना
कर रही थी विद्रोह, उसको क्रांतिकारी सेना कहा गया। इस जीत ने नेपोलियन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया, क्योंकि ये बड़ा एक घेराबंदी थी, इसमें ब्रिटिश नौसेना और स्पेन का नौसेना उस टूलान पर आ गया था, टूलान के लोगों ने सौंप दिया था। तो ये एक बड़ा एक चैलेंज था नेपोलियन के लिए भी। तो नेपोलियन की भी महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई और नेपोलियन एक पावर के तौर पर वहाँ पर उभर के आया और ब्रिगेडियर जनरल के पद पर इसके बाद नेपोलियन की पदोन्नति हुई जो है टूलान की सफलता के बाद। तो इस विजय से, टूलान की पुनः विजय से फ्रांस का भूमध्य सागर पर नियंत्रण स्थापित हो गया। अगर हम इसको बहुत संक्षिप्त रूप में कहें तो टूलान की घेराबंदी 1793 फ्रांसीसी क्रांति के समय की एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। टूलान शहर ने विद्रोह कर, यानी राजशाही के साथ समर्थन करके ब्रिटिश और स्पेनिश नौसेना को बंदरगाह सौंप दिया था। फ्रांसीसी सेना ने घेराबंदी की, लेकिन शुरुआत में वह असफल रही। यहीं पर एक अधिकारी नेपोलियन बोनापार्ट को तोप खाने की जिम्मेदारी मिली। उन्होंने रणनीति बनाई कि यदि बंदरगाह की रक्षा करने वाले महत्वपूर्ण किले पर कब्जा कर लिया जाए तो विदेशी बेड़े को हटाया जा सकेगा। दिसंबर 1793 में उसकी योजना सफल हुई, किला जीत लिया गया और ब्रिटिश स्पेनिश बेड़े को टूलान छोड़ना पड़ा। तो इससे नेपोलियन की क्या हुई, सफलता हुई और टूलान के बाद उसकी बहुत प्रसिद्धि बढ़ गई। तो आपको ये भी मालूम है टूलान की सफलता के बाद 24 वर्ष की आयु में उसको ब्रिगेडियर जनरल का, अब जब उसने इतना बड़ा काम कर लिया तो उसको ब्रिगेडियर जनरल का पद मिल गया। 1793 उसने ये काम किया और 1795 में पेरिस में विद्रोह का उसने दमन किया। अब पेरिस में विद्रोह क्या हुआ, पेरिस तो फ्रांस की राजधानी थी। तो 1795 का पेरिस विद्रोह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजभक्तों और असंतुष्टों, यानी राजभक्त यानी राजा के जो समर्थक थे, और वो दल, दूसरा दल कौन सा था, जो क्रांतिकारी थे, जो राजशाही के खिलाफ थे, पेरिस में गणतांत्रिक सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। तो दोनों ने, गणतांत्रिक राजभक्तों और असंतुष्टों ने पेरिस में गणतांत्रिक सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। नेपोलियन बोनापार्ट की सेना की कमान, नेपोलियन बोनापार्ट को फिर से सेना की कमान दी गई, क्योंकि इससे पहले उन्होंने फ्रांस में जो टूलान की घेराबंदी थी उसमें वो सफल रहे थे और तोपों की को रणनीतिक रूप से तैयार किया और विद्रोहियों पर, जो भी विद्रोह कर रहे थे पेरिस में, उन पर गोलाबारी की। इसका ये परिणाम हुआ कि जो विद्रोह चल रहा था वो बहुत जल्दी दब गया और पेरिस में शांति हो गई। नेपोलियन की ख्याति इस विद्रोह को दबाने के बाद फिर से बढ़ी और जो क्रांतिकारी सरकार थी, यानी डायरेक्टरी की सरकार थी, उसके ये विश्वसनीय सेनापति बन गए थे। तो टूलान की घेराबंदी की सफलता ने नेपोलियन को राष्ट्रीय नायक बना दिया था। इसके बाद ये हम जो आपको ये अभियान पढ़ा रहे हैं, ये इनका प्रारंभिक कैरियर है। आप मतलब प्रारंभिक रूप में जब शुरुआत में थे तो इन्होंने किस प्रकार से अपने आप को सेनापति के तौर पर, जन्म से लेकर सेनापति के तौर तक, ये हम आपको इनकी उपलब्धियां बता रहे हैं। तो ये इटली अभियान इन्होंने किया था। ये आप जो मैप देख रहे हैं ये इटली का है। एक सेकेंड, हाँ, ये इटली का है और इसके ये फ्रांस के ही नीचे मिलता है। और ये आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, ये इस पर ऑस्ट्रिया, इधर तरफ ऑस्ट्रिया आता था, इधर तरफ फ्रांस आता था ऊपर। तो इसके उत्तरी हिस्से पर ऑस्ट्रिया का लगभग कब्जा था। ठीक है। तो 1796 में इटली में फ्रांसीसी सेना का कमांडर नियुक्त किया गया 26 वर्ष की आयु में। क्यों किया गया? क्योंकि फ्रांस इस एरिया पर कब्जा चाहता था अपना। फ्रांस का तो ये एरिया था, यहाँ तक, ये तो इटली है पूरा, तो फ्रांस इस एरिया पर कब्जा चाहता था क्योंकि इस एरिया पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। तो इसकी सामान भी किसको दी गई? इसकी कमांड भी दिया गया नेपोलियन को, क्योंकि नेपोलियन अब तक थोड़ा अनुभवशाली व्यक्ति हो गया था और उसको जानकारी हो गई थी कि किस प्रकार से किसी को जीतना है, क्योंकि वो तोपखाने का कमांडर भी था।
तो डायरेक्टरी के शासनकाल में नेपोलियन बोनापार्ट को फिर से इटली, ये पूरा इटली ही है आप जो ये देख रहे हैं, इटली की जो है जीतने का कमांड दिया गया। लेकिन किस इटली को? उत्तरी इटली को जीतने का कमांड दिया गया। ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, ये उत्तरी है, ये दक्षिणी इटली है। मध्य इटली का भाग पोप के अधीन था। तो उत्तरी इटली जो था ये इस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। तो इटली इटली 1796 में फ्रांसीसी सरकार ने युवा जनरल नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांसीसी सेना की कमान सौंपी कि आप जाइए और आप इस एरिया को अपना कब्जा करिए। इटली में फ्रांस के सामने मुख्य प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया थे, यानी कि ये एरिया जो था ये सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। तो नेपोलियन ने जो है जोश के साथ यहाँ पर अटैक किया और उन्होंने दुश्मन को एकजुट होने से पहले ही कई हिस्सों में तोड़ दिया। प्रमुख लड़ाइयाँ जैसे लोडी, अरकोल, रिवोली, ठीक है, इसमें मोंटेनेती की उसकी 1796 की सबसे पहली जीत हुई थी। फिर मिलेसिमो और लोडी, ये आप लोडी देख रहे हैं, लोडी की उसने जीत हुई थी। लोडी ब्रिज और हीरो ऑफ लोडी उसको कहा गया। अराकोल और रिवोली, इन निर्णायक जीतों ने ऑस्ट्रिया सेना को इटली से बाहर खदेड़ दिया। यानी कि सीधा सीधा इसका सार ये है कि 3-4 युद्ध इसने यहाँ पर लड़े और इन युद्धों में ये युद्ध थे लोडी, अरकोल और रिवोली, और यहाँ से इसने ऑस्ट्रिया की सेना को जो है बाहर खदेड़ दिया और सार्डिनिया ने फ्रांस से संधि की और युद्ध से बाहर हो गया। यहाँ सार्डिनिया था तो इसने इससे संधि कर ली फ्रांस से और ये भी बाहर हो गया। ऑस्ट्रिया को पीछे हटना पड़ा और कैमो फोर्मिया की संधि हुई 1797 में। इसमें ऑस्ट्रिया के साथ शांति समझौता हुआ और ये इसके फ्रांस को उत्तरी इटली पर, अब ये एरिया जो था ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आ गया, उत्तरी इटली। यहाँ पर ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का शासन था तो ये दोनों ही बाहर हो गए। ये कैंप फोर्मियो की संधि हुई जिससे ऑस्ट्रिया बाहर हो गया। उसने कहा नहीं ठीक है अब आप ये संभाल लीजिए और इसके साथ ही ये बाहर हो गया। 1798 में इसके बाद ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण सफलता थी और ये पहली फ्रांस के बाहर जीत थी। अभी तक जितनी भी जितनी भी जीत ये हासिल कर रहा था ये फ्रांस में जीत हासिल कर रहा था, लेकिन जो है अब इसने ये फ्रांस के बाहर इटली पे जो है इटली के उत्तरी हिस्से को जीत लिया और फ्रांस पे मिला लिया। इससे क्या हुआ, उसकी एक छवि महान नेता के तौर पर, एक रणनीतिकार के तौर पर उसकी स्थापित हुई और फ्रांस को इटली से धन, संसाधन और राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इसके बाद उसने मिस्र पर अभियान किया 1798। इसमें नेपोलियन ने ब्रिटेन, ऊपर आपने याद करिए मैप में ऊपर ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन को सीधे हराने के बजाय उसके व्यापारिक मार्ग, भारत यहाँ जो है ये मेडिटेरियन सी नीचे पड़ता है, मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर जो हमने आपको दिखाया था उसके नीचे ये वाला एरिया था। इसने सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया पर, अब यहाँ पर क्या था कि ब्रिटेन इसी रास्ते से हो करके, क्योंकि भारत उसका उपनिवेश था तो इसी रास्ते से हो करके व्यापार करता था, मेडिटेरियन सी में आता था और फिर उसके जहाज ब्रिटेन में पहुँच जाते थे और वो भारत से या चाइना से माल लाता ले जाता था। तो फ्रांस यही चाहता था कि वो ब्रिटेन के इस मार्ग को, इस रास्ते को रोक दिया जाए ताकि वो भारत ना पहुंच सके। तो उसने इस रास्ते को तोड़ने की योजना बनाई। इसके लिए उसने मिस्र पर आक्रमण किया। मिस्र मतलब इजिप्ट, ये जो आप देख रहे हैं पूरी लाइन, ये जो आप पूरी लाइन देख रहे हैं ये इजिप्ट लिखा हुआ है, इजिप्ट यानी मिस्र, ठीक है। इसने इजिप्ट को अपने कंट्रोल में सोचा, इसने सोचा कि हमने इटली को भी कंट्रोल में ले लिया है तो अब हम इजिप्ट को कंट्रोल में ले लेते हैं, यानी मिस्र को कंट्रोल में ले लेते हैं, तो जो है इससे हम क्या होंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे और ब्रिटेन को हम कमज़ोर कर देंगे। आपने महाद्वीपीय व्यवस्था पढ़ी, उस महाद्वीपीय व्यवस्था में भी आपको यही बताया गया था कि किस तरीके से फ्रांस ये चाहता था कि आर्थिक तौर पर ब्रिटेन को कमज़ोर कर दिया जाए। उसका माल जो समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश जाता है
तो वो ना जा पाए, इसको आर्थिक नाकेबंदी कहा गया था। तो सबसे पहले उसने अलेक्जेंड्रिया, ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये अलेक्जेंड्रिया है, इस शहर को जीत लिया था। इसके बाद फिर पिरामिड की लड़ाई होती है, यहाँ कहीं पिरामिड शहर है, इस मैप में मुझे दिख नहीं रहा है। तो यहाँ कहीं पिरामिड की लड़ाई होती है, और इसके बाद पिरामिड की लड़ाई में उसने, नेपोलियन ने काहिरा को जीत लिया। तो इस तरीके से कई युद्ध होते हैं, लेकिन ये अभियान इसका सफल नहीं रहा था, क्योंकि ब्रिटिश नेल्सन ने फ्रांसीसी सेना को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। आपको मालूम है कि ब्रिटिश सेना नौसेना में बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, बहुत ज़्यादा उसका अच्छा कमांड था नौसेना में। तो नेपोलियन की सेना मिस्र में फंस गई और उसका फ्रांस से संपर्क टूट गया, यानी फ्रांस ऊपर है और यहाँ पर ब्रिटिश सेना ने अपना नौसैनिक बेड़ा लाकर मेडिटेरियन सी में ये जो नेपोलियन की सेना है और नेपोलियन है उसका संपर्क तोड़ दिया, और ये आगे नहीं बढ़ पाया इसके कारण नेपोलियन, और नेपोलियन का ये अभियान सफल नहीं रहा। लेकिन ये कहा जाता है कि नेपोलियन ने मिस्र में कई वैज्ञानिक और सांस्कृतिक अभियान चलाए। यहाँ से प्रसिद्ध रोस्टिका स्टोन की खोज हुई, और यहाँ 1799 में नेपोलियन चुपचाप फ्रांस लौट गए, और बाद में फिर क्या हुआ, यहाँ पर सत्ता पर वो काबिज हो गए। यहाँ पर नेपोलियन का कहा जाता है कि जो समय वो रहे उन्होंने ओरिएंटल स्टडीज़ किया। ओरिएंटल स्टडीज़ का मतलब होता है कि देखिए ये यूरोप क्या हो गया, पश्चिम हो गया, और जब यहाँ तक आ गया, मिस्र तक आ गया ये नेपोलियन, तो फिर यहाँ की संस्कृति को उसने समझा। यहाँ यानी पूरब में अब आ रहा है, तो पूरब की संस्कृति को समझा, भाषाओं को समझा, यहाँ के संस्कृति को समझा, यहाँ के धर्म और इतिहास को समझा। तो इसी को कहा जाता है ओरिएंटल स्टडीज़। तो इसलिए ये कहा गया कि इसने ओरिएंटल स्टडीज़ का अध्ययन किया और बहुत सारी जानकारियाँ इसने यहाँ प्राप्त की। तो ये इस तरीके से इधर हमने ये जाना कि नेपोलियन बोनापार्ट का प्रारंभिक जीवन कैसा था। इस स्लाइड में हम लोगों ने ये जो पढ़ा, पूरा नेपोलियन बोनापार्ट का प्रारंभिक जीवन जाना, इनका जन्म कैसा था, इनके माता पिता, परिवार, भाई बहन। आप ये फिर से हम आपको एक बार मैप दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये मेडिटेरियन सी है, इसके नीचे आकर के, यानी मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर है, और इसके नीचे से ही जो है ब्रिटेन, अपना ये ब्रिटेन है, ये व्यापार करता था ला करके, कोई रास्ता था इंग्लिश चैनल से इधर से ला करके, ये इस रूट से ला करके ये भारत की तरफ जाता था। इसको ही ब्लॉक करने की फ्रांस ने, ये फ्रांस है, इसने कोशिश की थी, और ये एरिया था, इसको इसने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार से, और यहाँ कहीं टूलान है, टूलान की घेराबंदी, क्योंकि ये स्पेन है आपका और ये आपका ब्रिटेन है, तो यहाँ कहीं टूलान है, तो टूलान का ये अभियान यहाँ किया था इसने, जो सफलता पाई। इसके बाद इसने इटली, तो सार्डिनिया, पीडमांड ये वाला एरिया जो है ये फ्रांस में मिला लिया, और यहाँ पर इसका कब्ज़ा था, किसका कब्ज़ा था, ऑस्ट्रिया का कब्ज़ा था। तो ये एरिया इसने अपना मिला लिया, ये एरिया, उत्तरी एरिया। और यहाँ पे भी मिस्र में ब्रिटेन के जाने वाले सामान पर उसने रोकने की कोशिश की, तो मिस्र का अभियान किया, लेकिन ये मिस्र का अभियान इसका सफल नहीं हो पाया, और इसको वापस फ्रांस लौटना पड़ा, और बाद में चल कर के ये वहाँ का राजा बना। इसके बाद अगली स्लाइड में हम लोग, अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट की नेपोलियन संहिता क्या है। 1804 में इसने लाई थी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़े हुए हर चैप्टर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो अगली स्लाइड में हम लोग नेपोलियन संहिता के बारे में जानेंगे।